हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो हम प्रीवियस वीडियो अपलोड किए थे कि टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिड सेम के लिए या फिर इंटरनल एग्ज़ाम के लिए। तो उसका हम अभी आंसर शीट डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा सिलसिला। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए इसी वीडियो की एंड तक तब, और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का मतलब क्वेश्चन आता है और उसको कैसे हम एग्ज़ाम में लिखें। तो लिखना तो आपके अपना खुद का अंदाज़ रहना चाहिए, तब जाकर थोड़ा मतलब जो इवैल्यूएटर है वो जो इवैल्यूएशन करते हैं और उनको थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। तो फिर हम डिस्कशन करते हैं टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, डिफाइन प्रोपोजिशनल लॉजिक विथ एग्जांपल। डिफाइन प्रोपोजिशनल लॉजिक विथ एग्जांपल। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, प्रोपोजिशनल लॉजिक डील्स विथ स्टेटमेंट दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। दीज स्टेटमेंट आर कॉल्ड प्रोपोजिशन। लॉजिकल connective like and means conjunction, or disjunction, not, negation, and implication means refers, arrow. These are used to form complex proposition. Example: it is raining is a proposition. It is raining and cool is a compound proposition. It is raining and cold, it is a compound proposition. Example: P कंजक्शन Q। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं। तो इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। डिफाइन प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है? प्रोपोजिशनल लॉजिक डील्स विद स्टेटमेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट के साथ ही डील करता है। ये एरुगेरु लोगों के साथ डील नहीं करता भाई, ठीक है ना। ये माफिया लोगों के साथ भी डील नहीं करता है। प्रोपोजिशनल लॉजिक जो होता है ना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट के साथ डील करता है, ठीक है। और इसका ज़्यादा भी मतलब डील में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, दो बात ही होता है भाई, आइदर वो ट्रू होगा नहीं तो भाई फॉल्स होगा। और ये डील किसके साथ करेगा? प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक डील करेगा किसके साथ? स्टेटमेंट के साथ ही डील करेगा। कैसे डील करेगा? उसका डील में क्या क्वेश्चन रहता है, आंसर क्या रहेगा? आइदर वन रहेगा नहीं तो ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा, बट नॉट बोथ कभी नहीं रहेगा। और दिस स्टेटमेंट आर कॉल्ड प्रोपोजिशन। लॉजिकल कनेक्टिव्स लाइक कंजक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, एरो मीन्स एंड और नॉट, इम्प्लीफिकेशन, these are the connectives, logical connectives used to form complex proposition। तो फिर उसके बाद उसका एक एग्जांपल दे देना। यही तो इतना ही तो रहना चाहिए ना एक आंसर में, 2.5 मार्क वाला आंसर में, और क्या रहेगा? और उससे ज़्यादा डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की और आते हैं। वहाँ पर लिखा है स्टेट एंड एक्सप्लेन डिमॉर्गन्स लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन डिमॉर्गन्स लॉ मतलब डिमॉर्गन्स लॉ को, उसका डेफिनेशन क्या है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ब्रीफली, जस्ट ब्रीफली। तो पहला जो क्वेश्चन था वो तो हम डिस्कशन किए। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ एक्सप्रेस हाउ नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर कंजक्शन एंड डिसजंक्शन। अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ एक्सप्रेस हाउ नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर कंजक्शन एंड डिसजंक्शन। अच्छा, तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है ना कि जो एक नेगेशन वाला जो सिंबल होता है ना, वो किस तरह से हमारा जो कंजक्शन जो एंड होता है या फिर लॉजिकल कनेक्टिविटी एंड होता है एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी और होता है, ये कंजक्शन और डिसजंक्शन को किस तरह से मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बारे में हमारा डिमॉर्गन्स लॉ हमको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर उसका जो रूल है वो भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि P कंजक्शन Q को अगर हम नेगेशन को लेकर अगर हम डिमॉर्गन्स लॉ में प्रोवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या होना, कंजक्शन को डिसजंक्शन कर देगा पहला, ठीक है। ये जो नीचे वाला मुंह खुला करके जो नीचे वाला हुआ है वो ऊपर हो जाएगा, और P और Q
दोनों की पहले साइड में ही नेगेशन चिन्ह नेगेशन सिंबल आ जाएगा। तो नेगेशन ऑफ होल P कंजक्शन Q इज सिमिलर इक्वल टू नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन Q एंड negation of whole P disjunction Q is similar equals to negation P conjunction negation Q. These are the two main De Morgan's laws expression. We can say that. And इसका अगर हम एग्जाम्पल भी तो डिस्कशन करना है ना, एग्जाम्पल देना चाहिए। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो इट्स नॉट ट्रू दैट बोथ A and B passed। अच्छा, it is not true that both A and B passed means either A failed or B failed। अच्छा, तो फिर उसके लिए हम सेट लिखेंगे। फॉर सेट A यूनियन B का जो नेगेशन है, अच्छा, वो आइदर A नेगेशन होगा या फिर B नेगेशन होगा। एंड A नेगेशन A कंजक्शन B का जो नेगेशन होगा ना, वो A नेगेशन यूनियन B नेगेशन होगा। अच्छा, ऊपर में जो स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट बोथ A एंड B पास्ड। A एंड B पास्ड नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू। अच्छा, तो ये सेकेंड वाला A इंटरसेक्शन B, उसका ऊपर में जो टिक चिन्ह दिया गया है मतलब उसका उल्टा वाला है। अच्छा, हाँ, इट इज़ नॉट ट्रू दैट आइदर A फेल्ड, मतलब A पास का ऑपोजिट में क्या होगा, A फेल्ड होगा ऑब्वियसली। तो A अगर फेल्ड है तो उसको आइदर A फेल्ड मीन्स A का ऊपर जो नेगेशन है वो यूनियन, और का मतलब तो यूनियन ही होगा, यूनियन, और B फेल्ड मतलब B का भी नेगेशन होगा। अच्छा, यही था स्टेट एंड एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स लॉ। उसका डी मॉर्गन्स लॉ की जो डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे एक सेंटेंस में देने के लिए, तो डी मॉर्गन्स लॉ एक्सप्रेस हाउ नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर कंजक्शन। अच्छा, हाउ नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर कंजक्शन एंड डिसजंक्शन। अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर विथ एग्जाम्पल। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर विथ एग्जाम्पल। अच्छा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है। अगर हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर अगर हम बात करेंगे तो उसको हम जो उल्टा वाला A, अच्छा, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो होता है उल्टा वाला I, यही से तो हमको पता चल जाएगा ना किस तरह तो सिंबल होता है। अच्छा, तो फिर उसका अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट। अच्छा, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट। अच्छा, एग्जाम्पल फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 रेफर्स टू x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली भाई, जब एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर देन होता है तो उस नंबर का अगर हम स्क्वायर भी कर दें तो फिर वो स्क्वायर भी तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन हो जाएगा ना, वही। तो फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात, सेकंड क्वेश्चन की नहीं, सेकंड जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है उसका अगर हम बात करेंगे तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है उसका डेफिनेशन है एन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दैट मीन्स उल्टा ई, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन एलिमेंट फॉर व्हिच द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या कह रहा है कि एन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर उल्टा ई मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट फॉर व्हिच
द स्टेटमेंट इज ट्रू, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट फॉर व्हिच द स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, तो और यूनिवर्सल क्या कहता था कि तू क्या है बे और आज हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट फॉर व्हिच द स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, स्टेटमेंट दोनों में ही ट्रू है भाई, ये यूनिवर्सल है या फिर एग्जिस्टेंशियल है, दोनों में ही स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन जो यूनिवर्सल है ना, उसमें क्या होता है ना, वो फॉर ऑल एलिमेंट द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है ना। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके लिए फॉर व्हिच द स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, दस ए यूनिवर्सल क्वांटिफायर रिप्रेजेंट्स फॉर ऑल, व्हाइल उल्टा ही रिप्रेजेंट्स देयर एग्जिस्ट। अरे वेंकलोड़े, देयर एग्जिस्ट a universal quantifier for all and existential quantifier represents their exist. Differentiate between universal and existential quantifier with example. A universal quantifier means the statement is true for all elements. एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, दैट्स रेफर्स टू x स्क्वायर ऑल्सो ग्रेटर देन 0। हाँ, an existential quantifier there exist means there exists at least one element for which the statement is true। फिर 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आएंगे। एक्सप्लेन मॉडुस पोनेंस एंड एक्सप्लेन मॉडुस टॉलेंस विथ एग्जाम्पल। मॉडुस पोनेंस एंड मॉडुस टॉलेंस, ये दोनों मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका अगर हम बात करेंगे, जो मॉडुस पोनेंस है वो डायरेक्ट रूल है, एंड मॉडुस टॉलेंस है वो कॉन्ट्रापोजिटिव रूल, अच्छा, तो किस तरह का है वो हम अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो रुको थोड़ा, जो मॉडुस पोनेंस है वो डायरेक्ट रूल है। इफ़ P रेफर्स टू Q एंड P इज ट्रू, देन Q मस्ट बी ट्रू। ऑब्वियसली P अगर Q को रेफर कर रहा है और P इज ट्रू है तो Q भी ट्रू ही होगा, एंड अगर P फॉल्स है और दैट्स रेफर्स टू Q, देन Q इज ऑल्सो फॉल्स। सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो इफ़ इट रेन्स, मॉडुस पोनेंस की अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इफ़ इट रेन्स द रॉड इज वेट, ठीक है। इफ़ इट रेन्स द रॉड इज वेट, इट रेन्स द रॉड इज वेट, दैट्स ऑल, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है मॉडुस टॉलेंस क्या होता है ना, कॉन्ट्रापोजिटिव रूल होता है। इसमें P अगर Q को रेफर कर रहा है एंड Q फॉल्स है तो P मस्ट ऑल्सो भी फॉल्स। यही है भाई, दोनों ही है। P Q को रेफर कर रहा है, दोनों में ही मॉडुस टॉलेन या फिर मॉडुस पोनेंस, दोनों में ही P Q को रेफर कर रहा है। एक में क्या है ना, एक में कह रहा है कि P अगर Q को रेफर कर रहा है और P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा। ये मॉडुस पोनेंस कैसे हम याद करेंगे उसका भी मैं बता दूंगा। और P अगर Q को रेफ़र कर रहा है और Q गलत है
तो पी भी गलत होगा। तो यही होता है दोनों में अंतर। और इसको हम याद कैसे करेंगे ना, पहले देखो मोडुस पोनेंस या फिर मोडुस टॉलेंस, ये दोनों में ही पी क्यू को रेफ़र कर रहा है। इसमें याद रखने की बात ये है कि जो मोडुस पोनेंस है उसमें क्या हो रहा है ना, मोडुस पोनेंस मतलब पी पॉजिटिव, ठीक है, मतलब पी ट्रू होगा, पी आएगा, पी ही आएगा, क्यू नहीं आएगा। अगर वही याद कर लिया तो फिर हो गया ना। मोडुस पोनेंस मतलब पॉजिटिव है, मतलब पी ट्रू है, पॉजिटिव है, ट्रू है, हाँ है, सत्य है, पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ सत्य हो रहा है, तो मतलब पी हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, डायरेक्ट रूल है वो। तो मोडुस पोनेंस को हम याद कर सकते हैं। और मोडुस टॉलेंस की अगर हम एक एग्जांपल की बात करेंगे, इफ इट रेन्स द रॉड इज वेट, ठीक है, इसमें पी क्या है, इफ इट रेन्स, क्यू क्या है, द रॉड इज वेट। लेकिन हमारा मोडुस टॉलेंस का डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि क्यू इज़ फॉल्स, इफ़ क्यू इज़ फॉल्स देन पी मस्ट बी फॉल्स। क्यू फॉल्स कब होगा, अगर हम कहेंगे कि द रॉड इज़ नॉट वेट, अच्छा द रॉड इज़ नॉट वेट, देन हम कह सकते हैं कि इट डिड नॉट रेन, ठीक है। यही है मोडुस पोनेंस एंड मोडुस टॉलेंस। मतलब मोडुस पोनेंस जो होता है वो डायरेक्ट रूल होता है, मोडुस टॉलेंस जो होता है वो कंट्रापोजिटिव रूल होता है। और मोडुस पोनेंस की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं, इफ़ पी रेफर्स टू क्यू एंड पी इज़ ट्रू देन क्यू मस्ट बी ट्रू। फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल दे देंगे। और मोडुस टॉलेंस की जो मतलब अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम उसमें लिख सकते हैं, इफ़ पी रेफर्स टू क्यू एंड क्यू इज़ फॉल्स देन पी मस्ट ऑल्सो बी फॉल्स, ठीक है। फिर हम पाँच नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, डिफाइन सेट ऑपरेशन यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस विथ एग्जाम्पल। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि डिफाइन सेट ऑपरेशन, तो हमारा माइंड में पहला यही सब आना चाहिए कि सेट ऑपरेशन कह रहा है मतलब यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो उसको हम एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करेंगे। तो पहले हम यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस उसका हम डेफिनेशन भी पहले लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये जो मतलब स्मार्ट वे में पहला दो सेट वो ले गया है। जैसे कि अज्यूम क्या है कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 3 है, 1 2 3, एंड बी भी अनदर एक मतलब सेट है बी जिसमें 3 एलिमेंट है, 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास दो सेट है, एक है ए सेट, दूसरा है बी सेट। एक सेट ए सेट में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 है, बी सेट में 3 एलिमेंट है, 3 4 5, ठीक है। तो हम अभी जो सेट का ऑपरेशन है ना, यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये तीनों ऑपरेशन को हम अभी किस तरह परफॉर्म होता है वो सब हम देखेंगे डेफिनेशन के साथ। तो अगर हम यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन का मतलब होता है कंबाइंस ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। कंबाइंस ऑल एलिमेंट मतलब जो दो सेट है ना, ए सेट और बी सेट, उसमें जो भी एलिमेंट्स रहेगा उसको हम कंबाइन कर देंगे, मतलब मिक्स कर देंगे, मतलब मर्ज कर देंगे एक ही सेट में, तो उसको हम यूनियन कहते हैं, ए यूनियन बी। जिससे हमारा ए सेट में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 है, एंड बी सेट में अगर हम बात करेंगे तो 3 4 5, ये 3 एलिमेंट है। और इस दोनों सेट को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या है, लास्ट में हमारा क्या रहेगा, ए यूनियन बी में रहेगा 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 तो कॉमन है तो एक ही रहेगा, 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 एक नया सेट बन गया और वो सेट का नाम क्या है, ए यूनियन बी, कंबाइंस ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। सेट का जो दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन की अगर हम बात करेंगे, इंटरसेक्शन क्या कहता है ना, एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ सेट, ठीक है। जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, उसको हम लेने को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अगर हम देखें जो दोनों सेट है, ए सेट एंड बी सेट, उसमें हमारा ए सेट की जो एलिमेंट है 1 2 3, एंड दूसरा जो सेट है बी सेट, उसमें जो एलिमेंट है 3 4 5। तो इन दोनों सेट में अगर हम कॉमन एलिमेंट की बात करेंगे तो
तीन ही है जो कॉमन है, तो इंटरसेक्शन वही है, एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ, दैट इज़ 3। एंड ए इंटरसेक्शन यहाँ पर सिम्बलाइज भी किया गया है, किस तरह सिम्बलाइज करना है। तो यूनियन हम पढ़े थे, ए यूनियन बी पढ़े थे, कॉम्बाइंस ऑल एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन हम पढ़ लिए कि एलिमेंट्स कॉमन्स टू बोथ सेट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट नॉट इन बी सेट, ठीक है। अगर हमारे पास दो सेट है, ए सेट एंड बी सेट, ठीक है, तो हमको अगर कहेगा कि डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस क्या होगा, तो हम ये लिख सकते हैं, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट एंड नॉट प्रेजेंट इन बी सेट, देन द व्हाट विल बी द मतलब सेट क्रिएट होगा, वही सेट को हम डिफरेंट सेट्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे तो हमारे पास जो दो सेट थे, ए सेट एंड बी सेट, ए सेट में क्या है, क्या क्या एलिमेंट थे, 1 2 3, ठीक है। बी सेट में क्या क्या एलिमेंट्स थे, 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम ए डिफरेंस बी करेंगे तो ए में क्या है जो बी में नहीं है, ए में ऐसा क्या है जो बी में नहीं है। ए में 1 एलिमेंट है जो बी में नहीं है, 2 एलिमेंट है जो बी में नहीं है, 3 एलिमेंट है जो बी में है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 2 ही एलिमेंट हम पाए हैं जो ए सेट में है, बी सेट में नहीं है, तो इस तरह से हम डिफरेंस को लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट नॉट इन बी सेट, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन सेट ऑपरेशन का, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस की हम बात करते थे विथ एग्जांपल। दीज आर द 3 बेसिक ऑपरेशन इन सेट थियरी, ठीक है। एंड उसके बाद 6 नंबर की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन 6 नंबर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा 6 नंबर में आता है, एक्सप्लेन प्रूफ बाय इंडक्शन विथ स्टेप्स एंड एग्जांपल। एक्सप्लेन प्रूफ बाय इंडक्शन विथ स्टेप्स एंड एग्जांपल, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट थ्योरी भी है, क्योंकि इससे मिड सेम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो पता नहीं, लेकिन सेमेस्टर में क्या होता है ना, इससे मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन है इससे तो आ जाता है। 5 नंबर 6 नंबर वाला क्वेश्चन इससे 2-3 बार आ जाता है। हम भी जब +3 पढ़ रहे थे तब भी ये आया था, इससे क्वेश्चन आया था, तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि ये थोड़ा ध्यान देकर देखना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या लिखा गया है यहाँ पर। इसमें कुछ नहीं होता है भाई, इसमें एक नॉर्मल हमारा जो मैथमेटिक्स का फार्मूला रहता है वो उसको हमको इंडक्शन की साइड से देखकर उसको हमको प्रूव करना है। और इंडक्शन की साइड क्या है, इंडक्शन मतलब यहाँ पर चूल्हा जलाना नहीं है भाई। इंडक्शन का मतलब यही होता है कि जो एन होता है ना उसको हमको अज्यूम करना पड़ता है के, ठीक है। के को लेकर वो पहले देखते हैं क्या सही होता है या फिर सही नहीं होता है, फिर उसके बाद हम एन को सही हो जाता है, ठीक है। एन की जगह हम के लेंगे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद एन की जगह हम k+1 लेंगे, ठीक है। यही है, तो देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। एक्सप्लेन प्रूफ बाय इंडक्शन विद स्टेप्स एंड एग्जांपल। प्रूफ बाय इंडक्शन इज यूज टू प्रूव स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर्स स्टेप्स। अच्छा, डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन यही कहता है कि एक्सप्लेन प्रूफ बाय इंडक्शन विथ स्टेप्स एंड एग्जांपल। प्रूफ बाय इंडक्शन इज यूज्ड टू प्रूव स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर। अच्छा, प्रूफ बाय इंडक्शन इज यूज्ड टू प्रूव स्टेटमेंट। अच्छा, प्रूफ बाय इंडक्शन जो होता है ना, ये स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज्ड होता है, ठीक है, जहाँ पर कि नेचुरल नंबर इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। ये जो प्रूफ बाय इंडक्शन है ना, वो स्टेटमेंट को प्रूव करता है, ठीक है। जो प्रूफ ऑफ इंडक्शन है, प्रूफ बाय इंडक्शन है, ठीक है, प्रूफ बाय इंडक्शन है वो स्टेटमेंट को प्रूव करता है, ठीक है, स्टेटमेंट को प्रूव करता है जिसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और वो 3 स्टेप में ज़्यादातर, लेकिन 4 भी स्टेप होता है, ठीक है, लेकिन
3 स्टेप में यहाँ पर दिया गया है, लेकिन 4 स्टेप भी होता है, 3 स्टेप भी होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर 3 स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो बेस स्टेप, ठीक है। 2 नंबर जो स्टेप होता है वो इंडक्टिव स्टेप। 3 नंबर स्टेप जो होता है प्रूव ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस स्टेप है उसमें रहता है, उसमें हमको वेरीफाई करना होता है। जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू 1 लेकर हमको स्टेटमेंट को वेरीफाई करना रहता है। फिर उसके बाद हम इंडक्टिव स्टेप की ओर जाएंगे। उसमें हमको आज्यूम करना है कि n इक्वल्स टू k, ठीक है। वो इंडक्शन हाइपोथेसिस है कि उसमें हमको आज्यूम करना है कि n इक्वल्स टू k, ठीक है, जो इंडक्टिव स्टेप है। और फिर उसके बाद 3rd नंबर स्टेप प्रूव ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। सिंपल है भाई। स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमारा प्रूव बाय इंडक्शन मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रूव बाय इंडक्शन मेथड यूज़ किया जाता है ना, इसमें 3 स्टेप ज़्यादातर रहते हैं। क्या क्या है? एक बेस स्टेप रहता है, ठीक है। बेस स्टेप में क्या रहता है? पहले हमको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें जो n का वैल्यू है ना, उसको हम 1 लेंगे, मतलब 1 लेंगे। फिर उसको उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे कि ये केस वो प्रूव हो रहा है कि या फिर नहीं हो रहा है। उसके बाद बेस स्टेप के बाद इंडक्टिव स्टेप आता है, ठीक है। ये प्रूफ बाय इंडक्शन में क्या 3 स्टेप रहता है? बेस स्टेप, इंडक्टिव स्टेप, प्रूफ बाय ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1, ठीक है। जो इंडक्टिव स्टेप है उसमें हमको अज्यूम करना है कि n इक्वल्स टू k। अरे भाई, जब बेस स्टेप में ही हम n इक्वल्स टू 1 लेकर वेरीफाई कर चुके हैं, तो जो इंडक्टिव स्टेप है, जो मतलब स्टेप 2 है, उसमें हम n इक्वल्स टू k लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। n इक्वल्स टू k अगर हम ले भी चुके हैं ना, ले भी लेंगे ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मतलब उस हाइपोथेसिस में भी वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 3 नंबर स्टेप, जहाँ पर हमको सॉल्व करना होता है कि n इक्वल्स टू हमको k+1 एज्यूम करके लेना है, ठीक है। और k+1 लेकर उस स्टेटमेंट को प्रूव करना रहता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि हमारा जो सम ऑफ ऑल कंटिन्यू काउंटिव नंबर्स, तो 1 + 2 + 3 + अप टू ... n। तो उसका हमारा फार्मूला क्या रहता है? उसका फार्मूला रहता है n × n+1 होल डिवाइडेड बाई 2 रहता है, ठीक है। तो उसको हमको पहले वेरीफाई करना है। स्टेप नंबर 1 बेस स्टेप में क्या वेरीफाई करना है? किसका? स्टेप का। कैसे वेरीफाई करना है? वेरीफाई करना है n इक्वल्स टू 1 लेकर, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 लेंगे और फिर उसको वेरीफाई करेंगे बेस स्टेप में। फिर उसके बाद क्या करना है? सेकंड स्टेप में इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में क्या कहता है? इंडक्टिव स्टेप में यही होता है कि अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है? अज्यूम करना है कि जो n है उसको हम k लेंगे। किसमें? इंडक्टिव हाइपोथेसिस के बेसिस में n इक्वल्स टू k लेंगे। फिर इंडक्टिव स्टेप को हम वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद 3 नंबर स्टेप में जाएंगे। 3 नंबर स्टेप में n इक्वल्स टू k+1 लेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे। उसके बाद हैंड्स प्रूव लिख देंगे, ख़त्म भाई, 5 नंबर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है भाई। ये जो प्रूफ बाय इंडक्शन मेथड है ना, इसमें बस स्टेटमेंट को प्रूव करना रहता है, ठीक है। और 3 स्टेप ये इंक्लूड रहता है इसमें, बेस स्टेप, इंडक्टिव स्टेप और प्रूव ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+ स्टेप। यही k+1 यही वाला स्टेप, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे देना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रूफ बाय इंडक्शन, एक्सप्लेन प्रूफ बाय इंडक्शन विथ स्टेप्स एंड एग्जाम्पल, ठीक है भाई। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आएगा ना, मैं जिस तरह से बताया, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लिख देना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो एक्सप्लेन प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन विथ एग्जाम्पल। अच्छा, एक्सप्लेन प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। तो इन दिस मेथड वी अज्यूम द नेगेशन ऑफ व्हाट वी वांट टू प्रूव एंड सो इट लीड्स टू बी ए कॉन्ट्राडिक्शन। एग्जाम्पल, प्रूफ √2 इज इरेशनल। अज्यूम √2 इक्वल्स टू a/b, a b इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। स्क्वायरिंग गिव्स 2 इक्वल्स टू a² / b² which is equals to a² = 2b²।
A equals to even and B also even, contradiction, hence root 2 is irrational. उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आएंगे। कि 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई? एक्सप्लेन प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन विथ एग्जांपल। अच्छा, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का डेफिनेशन पहले लिखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद उसका एक एग्जांपल दे देंगे। जो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? इन दिस मेथड वी अज्यूम द नेगेशन ऑफ व्हाट वी वांट टू प्रूव एंड सो इट लीड्स टू ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, यही है। फिर एग्जांपल हम दे देंगे रूट 2 इज इरेशनल एंड फिर उसके बाद आता है 8 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन विथ एग्जांपल। डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन विथ एग्जांपल। ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन विथ एग्जांपल है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, जिसमें हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना रहता है। और ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 2.5 में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो इसमें नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा। और ये जो 2.5 मार्क वाला क्वेश्चन है ना, इसमें भी आएगा। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा करने की नहीं है। 2.5 मार्क मतलब 3 सेंटेंस, ज़्यादातर 3 ही सेंटेंस रखो भाई, 2.5 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि डिफाइन करो इक्विवेलेंस रिलेशन विथ एग्जांपल। तो हमको क्या करना है? इक्विवेलेंट रिलेशन का डेफिनेशन लिखना है। फिर उसके बाद उसका एक एग्जांपल हम प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद वो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर डेफिनेशन है ए रिलेशन टू आर ऑन सेट ए, ऑन सेट ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट satisfy रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। A relation R on set A is an equivalence relation if it satisfy reflexive, symmetric, transitive। रिफ्लेक्सिव क्या है? ए सेट का एलिमेंट रिलेशन टू ए सेट, मतलब आर का एलिमेंट रिलेशन टू वो ए सेट, ठीक है। फॉर ऑल ए इन ए, सिमेट्रिक इफ symmetric if A relation to B then B relation to A, ये होता है सिमेट्रिक। अगर एक सेट का एलिमेंट
दूसरे सेट की एलिमेंट से मैच कर रहा है तो वो दोनों सेट रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और एक सेट का एलिमेंट जो रिलेशन वाला सेट मेन सेट है ए सेट, उसमें जो सेट है उसमें अगर है तो फिर उसको हम सिमेट्रिक भी कर सकते हैं। ट्रांजिटिव होता है जो ए रिलेशन टू बी एंड बी रिलेशन टू सी देन ए रिलेशन टू सी, यही हमको प्रूव करना रहता है बस। एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो एक्स एंड वाई हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 इज इक्विवेलेंस ऑन इंटीजर। हाँ, फिर उसके बाद आता है 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 to 1 on 2 फंक्शन विथ एग्जाम्पल। ए 1 to 1 इंजेक्टिव, ठीक है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 to 1 on 2 विथ एग्जाम्पल। 1 to 1 फंक्शन मतलब इंजेक्टिव फंक्शन, और ऑन टू जो होता है ना वो सर्जेक्टिव, ठीक है। जो इंजेक्टिव फंक्शन है उसमें हम A 1 to 1 injective function maps distinct inputs to distinct output. Example, f of x equals to 2x. An onto surjective function covers every element of the codomain. Example, f of x equals to x cube over real numbers. A function that is both 1 to 1 and onto is called bijective function. ऑब्वियसली भाई, जो दोनों इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव को फुलफिल करेगा वो फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और 1 to 1 क्या है? 1 to 1 फंक्शन मतलब जो इंजेक्टिव फंक्शन है उसमें इंजेक्टिव फंक्शन मैप्स डिस्टिंक्ट इनपुट टू डिस्टिंक्ट आउटपुट। एग्जाम्पल, f of x equals to 2x. An onto surjective function covers every element of the codomain. Example, f of x equals to x cube over real numbers. आज का लास्ट क्वेश्चन और इंटरनल का जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है ना, स्टेट एंड एक्सप्लेन पिजनहोल प्रिंसिपल विथ एग्जाम्पल। पिजनहोल प्रिंसिपल क्या है भाई? अमेरिका क्या कहता था? क्या है तू, कौन है तू? अमेरिका यही कहता था ना कि क्या है तू, कौन है तू। आज हम क्या कहते हैं उसको? कौन है वह तू? ठीक है। ये पिजनहोल प्रिंसिपल क्या है? द पिजनहोल प्रिंसिपल स्टेट्स इफ n+1 objects are placed in n boxes,
then at least one box contains 2 or more objects. सिंपल है भाई. Example, if 5 pigeons sit on 4 holes, one hole must contain at least 2 pigeons. It is used in counting and combinatorics to prove existence result. पिजन हॉल प्रिंसिपल यही कहता है कि भाई चारटा घरे 5 जन रोचन. ठीक अच्छे बोले गोटे तो घर हेन्ता थिवा ना जेन घरे 2 जन रोथे हेन्ता तो नहीं हो से कि 4 जन रोचन 4टा घरे आर जने जे बाहर रोथुवा हेन्ता तो नहीं हुए ना. रहा बेले सबे घरे रहसन कहूचे डेफिनेशन कहूचे कि नहीं सब घरे 4टा घरे सभे रोचन सभे के जन अछन 5 जन अछन सभे अगर 5 जन अछन आउ हे 4टा घरे रहउछन बेले गुटे घर हेन्ता थिवा जेन घरे कि 2 जन रहउतबे ठीक है. आ बेले एटा आर काना एटा तो पिजन होल प्रिंसिपल आर काना पिजन होल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ n plus 1 objects are placed in n boxes or n houses or n homes or n drums, then at least one box contains 2 or more objects. सिंपल है. यही था. तो थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको ये इम्पोर्टेंट लगता है तो इसको बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए नोटबुक में. और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आप ये पहले से शुरू से मतलब अभी तक लास्ट तक अगर आपने देखा तो मैं यकीन करता हूँ आपके अंदर ये जो 10 क्वेश्चन जितना भी हम डिस्कशन किए ना, जैसे जो स्टेट एंड एक्सप्लेन पिजन होल प्रिंसिपल विथ एग्जांपल या फिर एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फंक्शन दैट इज़ 1 एंड 1 अगर उसके पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कशन की इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है जिसमें सेटिस्फाई करता है कि मतलब एक रिलेशन सेटिस्फाई करता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव. ठीक है. उससे पहले हम क्या प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन विथ एग्जांपल जिसमें √2 को इरेशनल हम कैसे प्रूव किए थे. ठीक है. आज्यूम कर लिए √2 को a/b तो फिर उसके बाद 2 को हम √2 को हम स्क्वायर कर दिए दोनों साइड से. फिर a इवन हो गया b भी इवन हो गया तो हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन विथ एग्जांपल एक्सप्लेन किए थे. फिर उससे पहले हम प्रूफ बाय इंडक्शन भी हम डिस्कशन किए जो 3 स्टेप है उसका बेस स्टेप इंडक्टिव स्टेप प्रूफ बाय ट्रू फॉर n = k+1 जो प्रूफ बाय इंडक्शन है वो भी हम डिस्कशन किए हैं. प्रूफ बाय इंडक्शन इज यूज टू प्रूव स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर्स. ठीक है. फिर उसके बाद हम सेट का जो ऑपरेशन है यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस ये जो तीनों जो है ना सेट का ऑपरेशन बेसिक जो सेट ऑपरेशन है यूनियन ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑपरेशन डिफरेंस ऑपरेशन. ठीक है. उसको हम प्रूफ डेफिनेशन के साथ मतलब एग्जांपल हम दिए. डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो जो यूनियन है वहाँ पर हम लिखेंगे कंबाइंस ऑल एलिमेंट्स. इंटरसेक्शन जो है एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ सेट. डिफरेंस जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट नॉट इन बी सेट. ठीक है. फिर उससे पहले हम मॉडुस पोनेंस एंड मॉडुस टोलेंस उसका हम एग्जांपल के साथ हम डिस्कशन किए थे. जो मॉडुस पोनेंस है p है मॉडुस पोनेंस p पॉजिटिव मतलब ट्रू. ठीक है. ऑब्वियसली दोनों में ही p q को रेफर करेगा और एक में p जो मॉडुस पोनेंस है उसमें p ट्रू हो जाएगा. अगर p ट्रू हो जा रहा है तो q भी ट्रू हो जाएगा. ठीक है. और जो मॉडुस टोलेंस है वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है नॉट पॉजिटिव ओनली कॉन्ट्रा पॉजिटिव. और जो मॉडुस पोनेंस है वो डायरेक्ट रूल है. मॉडुस टोलेंस जो है वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव रूल है और जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है उसमें क्या है ना q जो है वो नेगेटिव होगा. ठीक है.
जो Q है वो नेगेटिव होगा। Q अगर नेगेटिव हो रहा है तो P भी नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ आप अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो एग्जाम्पल के साथ लिख देना, ठीक है। फिर जो 3 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कशन किए थे कि डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या है? फॉर ऑल ऑफ एक्स, ठीक है। और जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है वो क्या है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है उसका सिंबल उल्टा ई है और उसको हम देयर एग्जिस्ट कहते हैं, ठीक है। और जो फॉर ऑल एक्स जो है ना, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट, ठीक है। जो स्टेटमेंट देंगे ना वो सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा, लेकिन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में वो नहीं है भाई। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या है? दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट फॉर व्हिच द स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब सेट में एक ही एलिमेंट होगा, मिनिमम तो एक एलिमेंट होगा जिसके लिए वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। फिर उससे पहले हम डिमोर्गन्स लॉ पढ़े थे। डिमोर्गन्स लॉ एक्सप्रेस हाउ नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर कंजक्शन एंड डिसजंक्शन, ठीक है। ये डिमोर्गन्स लॉ है। डिमोर्गन्स लॉ में क्या होता है ना कि जो एक नेगेशन हो ना, नेगेशन जो सिंबल होता है ना, वो किस तरह से मतलब जो कंजक्शन मतलब एंड और जो डिसजंक्शन मतलब जो और उसके ऊपर उसके अभर किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही डिमोर्गन्स लॉ कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1 नंबर जो क्वेश्चन है डिफाइन प्रोपोजिशनल लॉजिक, वही हम डिस्कशन किए थे। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है ना कि प्रोपोजिशनल लॉजिक स्टेटमेंट के साथ डील करता है, ठीक है। और उसका कुछ कनेक्टिव लॉजिक कनेक्टिव सिंबल रहता है, एंड और नॉट इम्प्लीकेशन, ठीक है। और इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो प्रोपोजिशनल लॉजिक डील्स विथ स्टेटमेंट दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। These statements are called proposition. Logical connectives like and, or, not, implication and use complex proposition, ठीक है। ये complex proposition प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं। तो यही था भाई आज का ज्ञान, आज की पढ़ाई। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हम अभी एक मिशन के साथ यहाँ पर आए हैं कि 2 साल तक हर दिन मतलब कुछ ना कुछ नहीं है, हमारा स्टडी रिलेटेड वीडियो हम डालते रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यही कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरे मन में तो यही आ रहा है कि मैं कोशिश जो कर रहा हूँ उसमें मैं सफल होऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नया क्वेश्चन के साथ, नया अंदाज के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और ये जो 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया है ना, इसको थोड़ा नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए और मैं भी प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।